और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अब की बार एन सरकार। और क्यों, इसे भी समझिए आप। नीतीश, नरेंद्र, नायडू, यानी 3 एन जो आप देख रहे हैं बहुत जरूरी है इस सरकार के लिए। बीच में प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, जो कि फिर से शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों बेहद जरूरी हैं। इन्हीं की मदद से ये सरकार बनेगी, सरकार चलेगी। और अब आपको कुछ हम बैठक की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बैठक हुई एनडीए की, उसकी तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, यहां पर चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए नजर आ रहे थे आपको। तमाम जो घटक दल के नेता हैं या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ये देखिए चिराग पासवान आपको नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की बाईं तरफ बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। ललन सिंह को आपने देखा, मुंगेर के जो सांसद हैं आपने देखा, जयंत पाटिल को देखा। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उन्होंने अपने समर्थन का पत्र सौंप दिया है। यानी सरकार बनाने की दिशा में जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जा रही हैं। एनडीए के सभी दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। सभी दलों ने जेपी नड्डा को अपना समर्थन पत्र सौंपा है, चूंकि जेपी नड्डा सबसे बड़े दल के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि इस घटक दलों में सबसे बड़ा है। और हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, राष्ट्रपति भवन परिसर से हमारे साथ मौजूद हैं अंकित। क्या हालचाल वहां पर, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अखिलेश, फिलहाल यहाँ इंतजार किया जा रहा है एनडीए के नेताओं का, जो अभी बैठक खत्म करके निकले हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है। हालांकि ये सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद आए। अगर वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं, वरना जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके साथ में जो तमाम एनडीए के नेता हैं, वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं आकर के। और सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि शाम 7:30 बजे से पहले ये दावा पेश किया जाए, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर वो वक्त सामने नहीं आया है। जो राष्ट्रपति भवन से अपॉइंटमेंट मिलता है तमाम नेताओं को, जब वो राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, वो आधिकारिक तौर पर वो वक्त अभी सामने नहीं आया है। इस वजह से ये कयास लग रहे हैं कि मुमकिन है कि 7:30 बजे से पहले ये सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए, क्योंकि 8 बजे के आसपास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मोदी सरकार के मंत्री थे, उनका विदाई डिनर होना है राष्ट्रपति भवन में। और ऐसे में एनडीए नेता अगर आएंगे तो उससे पहले संभावना जताई जा रही है। जी अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, जैसे ही कुछ और अपडेट वहां से हो जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो इधर जो एनडीए की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है, तो तमाम घटक दल के जो नेता हैं वहां पर मौजूद थे। समर्थन पत्र जेपी नड्डा को सौंप दिया गया है और खबर यह आ रही है कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है, यानी इंडिया अलायंस वाला, विपक्ष वाला, वहां भी आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल नजर आ रही है। ये देखिए, राहुल गांधी बैठक में हिस्सा लेने के लिए जब पहुंचे थे, जयराम रमेश वहां पर नजर आ रहे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्हीं के घर पर यह बैठक हो रही है। और इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं वो यहां इस बैठक में पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। निगाहें इस ओर भी हैं, दोनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तरफ वो लोग जो सरकार बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ही देर में इंडिया अलायंस की बैठक शुरू होने वाली है। और इस बैठक पर नजर बनाकर रखे हुए हैं मेरे सहयोगी जैनेंद्र, उन्हीं के पास चलते हैं। जैनेंद्र, यहां से क्या जानकारी और मिल पा रही है इस बैठक से? अखिलेश, 6 बजे इस बैठक का निर्धारित समय था और सारे जो बड़े चेहरे हैं उनमें अधिकांश आ गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ आए। मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ देर पहले जब वो कैमरों के सामने आए, जो उनका परंपरागत जो लुक रहता है वो थोड़े से हमेशा तनाव में नजर आते हैं, लेकिन बिल्कुल ही उसके विपरीत एकदम मुस्कान के साथ वो कैमरों के सामने आए। इसके अलावा तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव का इंतजार किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और कोलकाता से सांसद महासचिव टीएमसी के, वो पहुंचे, विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाई। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं। सीपीआईएमएल से कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य पहुंच चुके हैं। कल्पना सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंच चुकी हैं। तो ये सारे बड़े चेहरे जो है पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, अखिलेश यादव का, ये तमाम नेता आएंगे। सीताराम येचुरी, देखिए जब हम बात कर रहे हैं सीताराम येचुरी, वहां पर आपको कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल के साथ नजर आ रहे होंगे, वो अंदर बैठक के लिए जा रहे हैं। तो सीताराम पहुंच चुके हैं, डी राजा का इंतजार किया जा रहा है। तो सारे जो बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, उनमें आधे से ज्यादा आ चुके हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े चेहरों का इंतजार, अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी। नजरें इस बैठक पर
ये इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इसी बैठक में तय होगा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा जैसा कि मैंडेट है, या फिर एक जो जोड़ तोड़ का की गुंजाइश बची है नीतीश और नायडू को लुभाने मनाने की, उसको उस संभावना को तलाशेगा, टटोलेगा और आधिकारिक तौर पर ये कहेगा कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आता हूं आपके पास। अंदर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जैसे ही कुछ वहां पर और हलचल आपको नजर आएगी, कोई बड़ा नेता पहुंचता है, आप हमें इशारा करिएगा, तुरंत लौटूंगा मैं आपके पास। लेकिन इंडिया अलायंस की जो बैठक हो रही है उसमें कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है उस तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, संजय सिंह, अभिषेक बैनर्जी, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उमर अब्दुल्ला भी पहुंच रहे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, इसके अलावा डी राजा और कल्पना सोरेन, ये तमाम नेता आज की इस बैठक में मौजूद होंगे। अब जरा चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, आप प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से अभी कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो, क्योंकि अब इंतजार इस बात को लेकर है कि राष्ट्रपति भवन कब पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल, ताकि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। शपथ लेंगे आज जो एनडीए के घटक दल जो प्रधानमंत्री। देखिए अखिलेश, प्रधानमंत्री आवास की जो हैपनिंग थी वो तो समाप्त हो गई है, क्योंकि सारे घटक दल यहाँ से जा चुके हैं। जो एनडीए की बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। अब सबकी नज़र राष्ट्रपति भवन पर है कि कितने बजे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, दूसरे घटक दल, एनडीए के नेता कितने बजे पहुँचते हैं, अपना समर्थन पत्र देते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। सबकी नज़रें राष्ट्रपति भवन पर लगी है। हमारी जानकारी में यह है कि आज ही समर्थन पत्र और दावा पेश किया जा सकता है एनडीए की तरफ से, लेकिन अभी बिल्कुल कंक्रीट नहीं कहा जा सकता। वेट एंड वॉच की स्थिति है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए नीरज, अगर अंदर खाने से कुछ सूचना मिल पा रही हो, हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर कुछ पता चल पा रहा हो तो बताइए कि सरकार की तस्वीर कैसी होगी, कौन कौन चेहरा नजर आ सकता है और घटक दलों की उसमें क्या अहमियत होने वाली है, क्योंकि कुछ बड़े मंत्रालय तो उन्हें मिलेंगे जाहिर तौर पर। देखिए, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी अखिलेश इस बात पर जिक्र करना, क्योंकि अभी केवल एक कॉमन मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बिना शर्त सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता माना है। अब ये है कि यहाँ पर सभी दलों के समर्थन पत्र को जेपी नड्डा को सौंप भी दिया गया है। अब जेपी नड्डा की तरफ से, पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा राष्ट्रपति। तो जब दावा पेश कर दिया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 7 तारीख को जब संसदीय दल की बैठक होगी, एनडीए के सारे जो सांसद हैं उन सांसदों की जब बैठक होगी, उसके बाद मुझे लगता है यह तय होगा कि किस दल का क्या स्टेक इस सरकार में होगा। तो मुझे लगता है अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी और जब भी आप इस पर नजर बनाकर रखिए। नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी प्रधानमंत्री आवास से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जेडीयू के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर के तौर पर नजर आने वाले हैं, ये चीज तो लगभग तय नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, दोनों इस सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आपको पता चल पा रहा है? अखिलेश, देखिए, टीडीपी हो या जेडीयू हो, दोनों ओर से ये बात मैंने पहले भी कही है कि दोनों ओर से कवायद इसी बात की है कि जो मंत्रालय होंगे उनमें जो अहम मंत्रालय हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जिसे कहते हैं कि पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों को लेकर के फोकस दोनों ही ओर से है। और वो इसलिए है क्योंकि दोनों ही इन मंत्रालयों के आने की सूरत में दोनों ही जो घटक दल हैं अपने अपने राज्यों में इसका लाभ ले सकेंगे। तो वो है, जैसे कि मैं आपको रेलवे की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ये कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिनका कि सीधा असर पड़ता है। तो ये एक इशू रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली अभी देखिए, नीरज सही कह रहे थे, अभी कोई ऐसी तस्वीर तय नहीं हुई है, लेकिन बैक चैनल बातचीत चल रही है। और अभी जो बातचीत चल रही है वो दो मुद्दों पर है। पहली बात तो है कि घटक दलों के हिस्से कितने मंत्रालय आएंगे और मंत्रालय कौन से होंगे। सारी अभी इस समय की जो बार्गेनिंग है, जो हार्ड बार्गेनिंग की आप बात कर रहे हैं, वो मंत्रालय कौन से होंगे नाम महत्वपूर्ण नहीं है घटक दलों की ओर से। अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास। अब मेरे साथ न्यूज रूम में जो तमाम राजनीति की दुनिया के बड़े विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे समझते हैं कि अभी के इस पूरे घटनाक्रम को वो कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आज पटना से आप हमारे बीच इस तरीके से उपलब्ध हैं, बहुत अच्छा है, एकदम यहीं से पूरी जानकारी पहुंचाइए और ये बताइए कि नीतीश जी क्या सोच रहे होंगे, क्या चाह रहे होंगे अभी। मेरा सवाल नीतीश के मन में क्या चल रहा है? नीतीश के मन में 2019 चल रहा है। आप याद करिए कि 2019 में क्या हुआ था। नीतीश कुमार आए थे कैबिनेट में शामिल होने के लिए और उनकी इच्छा थी कि कम से कम 2 मंत्री पद दिए जाए, लेकिन वो बैरंग लौट गए थे। वो शामिल हुए थे शपथ ग्रहण में,
लेकिन वो फिर वापस गए थे और वापस उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। पर सवाल उठता है कि 2019 में जिस तरह से इनसे हुआ, क्या 2024 में नीतीश कुमार अपने दम पर या अपनी शर्तों पर वो बात मनवाएंगे? क्या उतने मंत्री पद ले पाएंगे जिस मंत्री पद की उनकी ख्वाहिश थी? क्योंकि उनके साथ में संजय झा, ललन सिंह के अलावा अति पिछड़ी जाति से महिला या दलित को भी बनाने की चुनौती होगी और मजबूरी भी होगी। तो ऐसे में कितना मंत्री पद ले सकते हैं, ये देखना होगा और वही उनके मन में चल रहा है। अच्छा प्रकाश, एक बात बताइए, आप उसी फ्लाइट में आ रहे थे जिसकी तस्वीरें आज वायरल हो रही है, नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव भी उसमें थे। क्या लगा, बॉडी लैंग्वेज वगैरह कुछ पढ़ पाए? कुछ आपस में उन दोनों की कुछ बातचीत हुई थी? कुछ लग रहा था कि कुछ आंखों में इशारा हो रहा है? बिल्कुल, मेरी ही वो तस्वीर ली हुई है, मैंने ही अपने मोबाइल से ली थी और हमने पूछा भी था कि नीतीश जी क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हम नमन करते हैं। वो आप ही की बातचीत थी जो हर जगह चल रही हो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरी ही बातचीत है। और दरअसल हुआ ये था कि तेजस्वी यादव पहले पीछे बैठे थे और सामने में नीतीश कुमार। जैसे नीतीश कुमार सामने आते हैं तो सामने में दिख गया तेजस्वी, और तेजस्वी खड़े हो गए। हालांकि उनको दिक्कत है कमर में, लेकिन वो खड़े होकर अभिवादन के, नॉर्मल कैसी तबीयत है क्या है, फिर बैठ गए वो लोग। लेकिन बाद में सीटों की अदला बदली हो गई, पीछे से वो आगे आ गए और बैठकर बातचीत हुई। जाहिर है कि चाचा भतीजे की मुलाकात तो यूं ही नहीं होगी, सिर्फ तबीयत ठीक तक तो नहीं बात होगी, राजनीतिक चर्चा तो होती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो देखना दिलचस्प होता है। अभी फिलहाल मुझे उस राजनीतिक चर्चा का कोई परिणाम, उसका फिलहाल आपको कुछ ज्यादा हासिल नहीं दिख रहा है। मैं कुछ और मेहमानों से बातचीत करना चाहूंगा, और मुझे विजय जी ये बताइए, नीतीश कुमार सिर्फ अपने लोगों के लिए मंत्रालय के बारे में सोच रहे होंगे या बिहार के लिए भी कुछ सोच रहे होंगे कि क्या लिया जाए? देखिए, नेता हर आदमी जो है पहले अपने राज्य के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सोचता है, उसी के साथ जो है सब लोगों के लिए सोचना होता है। क्योंकि जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना राज्य पर आपकी ताकत नहीं बनी रहेगी, उसके फ़ायदे की बात आप नहीं करेंगे, तब तक उसके लिए जो दूसरे लोग हैं उनका भी ज़रूरी है सोचना, क्योंकि उनके बिना आपकी ताकत नहीं है। लेकिन औपचारिक तौर पर भी, खासतौर से बिहार को यदि हम चर्चा करें तो बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार 10 साल से बात होती रही है। लेकिन ये बातें तो होती रहती है क्योंकि बीजेपी जो है एक बहुमत वाली सरकार थी। अब आज एक ऐसे मौके पर आए हैं कि जहां पर दबाव बन सकता है। फिर भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सिर्फ पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तब उन दोनों के बीच में क्या रास्ता निकलेगा, क्या कर सकते हैं, और नीतीश कुमार जी की जो संभावनाएं या चर्चाएं चल रही है कि वो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाने। लेकिन एक सवाल है सर, ये बताइए मुझे, ज्यादा कंफर्टेबल नीतीश कुमार जी कहाँ दिख रहे हैं आपको? इसी वाले खेमे में या उधर भी हो सकता है कुछ मामला? नीतीश कुमार जी के लिए कंफर्ट उनका अपना दिमाग होता है, वो जहाँ दिमागी तौर पर कंफर्ट होते हैं वहाँ होते हैं, और ये इतिहास बताता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो एनडीए में कंफर्टेबल लग रहे हैं, और लगता है कि जल्दी पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि सरकार उधर ही बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर है कि जिस वक्त जिस तरफ पाला भारी होता है आदमी उसी तरफ दौड़ता है। और अब ये कवायद सरकार बनाने की हो रही है, इसमें देखिए, हाँ इस बार वो एक मजबूत विकेट पर हैं, कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि अपना पाउंड ऑफ फ्लैश, तो वो कितना ले पाते हैं। अब मजबूत क्या सर, सबसे मजबूत दिख रहे हैं, मतलब आधारशिला की तरह नजर आ रहे हैं सरकार के लिए। नायडू भी उतने ही मजबूत हैं, उनसे ज़्यादा हैं। तो चंद्रबाबू नायडू क्या सोच रहे होंगे अभी? देखिए, चंद्रबाबू नायडू भी वही मेथड है कि भाई राज्य के लिए अधिक से अधिक अपनी हिस्सेदारी ले लें, और वो तभी संभव है जब आपको मंत्रालय में जगह मिले, पैकेज लें, और एक तरह से प्रेशर, ये पूरा प्रेशर टैक्टिस है। देखिए, राजनीति इमोशन का जगह है ही नहीं। राजनीति बहुत ही एक तरह से व्यवहारिकता, तो हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बहुत बड़ा कहते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड, नॉट एज ए पर्सन, एज ए स्टेट, एज ए पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी। तो वो बहुत बड़ा खेल का एक मैदान खुल गया है, और प्रेशर्स की, पूरा प्रेशर्स का वो क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अखिलेश जी कि नरेंद्र मोदी जो पीएम के रूप में लीड करने जा रहे हैं इस सरकार को भी, देखिए ये मजबूत सरकार है, लेकिन फिर भी इसको मजबूर बनाने की कोशिश की जाएगी। जो काशीराम जी कहते थे ना कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। क्योंकि मैं जरा अपने संवाददाता से यही जान लेता हूं कि आज जो ये बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की, नीरज, कुछ प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी हो और आप तक वो बात पहुंच पाई हो, कुछ जानकारी अगर दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? देखिए, अभी अंदर की बात तो निकल कर सामने नहीं आई है कि क्या कुछ बातें हुई हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि सभी दलों ने बिना शर्त अपना समर्थन दिया है। सभी दलों ने कहा है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप सरकार आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा आपके साथ समर्थन रहेगा, सरकार बनाने में पूरा सहयोग रहेगा, सरकार चलाने में पूरा सहयोग रहेगा। ये बात अभी तक सामने आई है।
इसमें फिलहाल और कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये बातें अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि क्या कुछ बातें चलिए हुई। ठीक है, थोड़ा अंदर से समय और पता लीजिए चल जाएगा नीरज, कि और अभी वो जैसे ही कुछ जानकारी आपको मिले, सूत्रों के हवाले से पता चले, वो बताइएगा, दर्शकों तक वो इन्फॉर्मेशन भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि ये गठबंधन सरकार का दौर एक बार फिर से हिंदुस्तान में वापस लौट आया है, तो तमाम दल महत्वपूर्ण हो गए हैं। किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, किसी एक दल के पास। उद्धव ठाकरे के दिमाग में क्या चल रहा होगा, यह जानना भी जरूरी है। मैं आपको महाराष्ट्र सदन लिए चलता हूं। वैभव परब मेरे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, अभी उद्धव ठाकरे किस तरीके के समीकरण सोच रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव भी है। जी देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का कद है वो महाराष्ट्र में नहीं तो देश में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी खुद की पार्टी तोड़ने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत तरीके से सांसद चुनकर लाई है। उनके पास ना नेता थे, ना कहीं चेहरा थे, ना कोई धन दौलत थी जो पैसे बांटे जाए, तो एक आम कार्यकर्ता की पार्टी समझी जा रही थी बाला साहब ठाकरे के ज़माने से। तो वही मुद्दा है कि भावनिक तरीके से सिंपत्ति वाला गेन है, वो उद्धव ठाकरे ने फॉर्मूला है वो यहाँ पे चुना था, और उसी को चुनते हुए एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या अजित पवार हो, ये तीनों को टारगेट हमेशा किया जाता था। दूसरी तरफ उनका लड़का बेटा आदित्य ठाकरे ने भी पूरा महाराष्ट्र ढूंढ के निकाला था। उस महाराष्ट्र में घूमते वक्त ये देखा गया कि आदित्य ठाकरे ने सिर्फ खोके सरकार के बारे में प्रचार किया गया था, तो वो उनका प्लस पॉइंट रहा था। अभी देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी ये पुराने दोस्त कहे जाते हैं, पुराने रिश्ता है बाला साहब ठाकरे के जमाने से। तो अभी एकनाथ शिंदे के मंत्री है वो ये भी बोल रहे हैं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये दोस्ती फिर से परवान चढ़ जाए। वैभव, मैं आपके पास भी दोबारा लौटूंगा। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की हर खबर, हर हलचल एबीपी न्यूज पर आगे भी आप देखते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एनडीए की कुछ देर पहले जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति के साथ नेता चुन लिया गया है। यानी सरकार बनाने की दिशा की तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बताया यह जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा एक प्रतिनिधिमंडल और बाकायदा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिज्ञान, इसका मतलब है कि लगभग चीजें अब क्लियर है, अब कुछ इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं है। नहीं, पहले से कभी कोई इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले कुछ पासा फेंक तो रहे थे। हाँ, वो तो अपनी कोशिश करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो मतलब ये सचेत रहना चाहिए नरेंद्र मोदी और एनडीए को, क्योंकि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की जादूगरी है। नरेंद्र मोदी पहले से कह रहे हैं कि भाई वो लोग क्यों खुश हो रहे हैं जबकि जीत तो हमारी है। तो उन्होंने पोजीशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये एनडीए की जीत है। हालांकि पहले ये बीजेपी की जीत हुआ करती थी, ऐसा लगता था, लेकिन इस बार वो एनडीए की जीत है। एनडीए के ज्ञान आपको रोक रहा हूं, ये देखिए, ये जो प्रस्ताव वाली चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी भी सामने आ गई है। ये देखिए, भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। ये जो प्रस्ताव रखा गया था, जो बैठक हुई थी, उसमें आगे कहा गया कि हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। तो वो बात जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, एनडीए की बैठक में ये महत्वपूर्ण है, जो ये लाइन मैं आपको पढ़कर दोबारा सुना दूं, हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। तो अभिज्ञान, वही बात कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नेता वगैरह भी चुन लिया गया मोदी जी को। हाँ, मैंने कहा ना, वो तो डे 1 से मतलब जब एकदम क्लियर है, क्योंकि ये एनडीए ही बनकर चुनाव लड़ा गया था। बड़ी खबर इसमें से क्या निकल कर आई थी, इस पर सारी चर्चा हुई कि सब बीजेपी के आंकड़े इतने खराब कैसे हो गए दावों से। बीच में मैं माफी के साथ आपको वो टोक रहा हूं कि भाई स्पष्ट बहुमत अगर बीजेपी को नहीं आता है तो हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। तमाम तरह की थ्योरीज आने लग गई थी। हाँ, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था कि मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है तो नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। जो भी कोएलिशन का स्ट्रक्चर बनता है और वो एनडीए होता है, मुझे बिल्कुल क्लियर था कि कोई लीडरशिप चेंज वगैरह का प्रश्न अभी नहीं पैदा होगा। वो कभी कोई स्थिति कभी बनेगी तो शायद बने, मैं नहीं जानता इस वक्त। लेकिन इस समय क्योंकि आपने चुनाव उनके नाम पर लड़ा, सबसे बड़े चेहरा वो थे, तो अभी भी कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी कि होंगे नरेंद्र मोदी, भले वो फॉर्मेट
कोएलिशन का। इसीलिए मोदी जी ने बड़े तेजी से कल ये पॉस्चरिंग ले ली, कल शाम को ही ले ली कि ये एनडीए की जीत है, ये एनडीए की जीत है। हालांकि वो बीजेपी के सम्मेलन में बोल रहे थे, तो उन्होंने कोएलिशन को कंट्रीब्यूट कर दिया कि ये कोएलिशन की जीत है और इस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, तीसरी बार जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैं रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ गई है। 7 जून को एनडीए की एक और बैठक होनी है, अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम होगा। ये अभी की एक बड़ी जानकारी। 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, तमाम सांसदों को इसके लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। 7 जून को इस बैठक के लिए समय निर्धारित किया गया है। बैठक के बाद राष्ट्रपति से ये सांसद मिलेंगे। को बता दें कि चंद्रबाबू नायडू पीयूष गोयल से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पीयूष गोयल के घर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, और नई सरकार में क्या भूमिका होगी, इसी को लेकर चर्चा होनी है। यानी बातचीत का सिलसिला देखिए कैसे बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ। अभी की बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, पीयूष गोयल के घर पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं अभी मेरे पास जब जानकारी आ रही है उसके अनुसार पीयूष गोयल के घर पहुंच गए हैं चंद्रबाबू नायडू। देखिए, वो दोनों लोग पहले से ही बहुत पुराने दोस्त हैं और अच्छी हमेशा आना जाना उनका रहता है, लेकिन इस समय ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पीयूष गोयल इस पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। हमेशा एक तो सबसे बड़ी चीज़ कोऑर्डिनेशन का काम वो हमेशा करते हैं। पॉलिटिकल लाइजन यानी कि दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थता, अपने बड़े नेता की बात को दूसरे के पास रखना, पहुंचाना और निगोशिएशन के काम में पीयूष गोयल काफ़ी माहिर नेता माने जाते हैं। तो इस मुलाकात को भी इस तरह से लेना चाहिए कि आज की एनडीए की बैठक के बाद सीधा नायडू का पीयूष गोयल के घर पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब इस सरकार का हिस्सा होने वाले हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टेक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीयूष गोयल और सरकार और चंद्रबाबू नायडू के बीच की मध्यस्थता कर सकते हैं, उनकी बात को आगे रख सकते हैं और इस बात के लिए तैयार भी कर सकते हैं कि क्या क्या आपको दिया जाएगा। तो अभी इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। हाँ। और इस बैठक पर नजर बैठक पर नजर बनाकर आप रखिए, जैसी कुछ जानकारी मिलेगी आपको हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। लेकिन अंकित गुप्ता के पास अब मैं जाना चाहूंगा, राष्ट्रपति भवन से हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, तो थोड़ी देर पहले जो खबर आई कि अब 7 तारीख को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे, मतलब आज अब वहां कोई नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अखिलेश, इस सबके बीच में एक और डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर सिक्योरिटी ने तमाम जो लोग जो इस वक्त जो है राष्ट्रपति भवन के ये रायसीना रोड पर मौजूद थे सबको हटा दिया है और बताया ये गया है कि प्रधानमंत्री का रूट लग रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर रूट लग गया है और पूरा रास्ता खाली करवा दिया गया है। यहाँ अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आएंगे या फिर कुछ देर बाद, जिसका कुछ देर पहले मैंने जानकारी भी दी थी कि यहाँ पर आज जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि मोदी सरकार 2 के जो तमाम मंत्री हैं उनका एक विदाई डिनर भी रखा गया है राष्ट्रपति भवन में, उसके लिए आने वाले हैं। इस बात को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर अलर्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री का रूट लग रहा है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन कुछ देर में पहुंच सकते हैं। जी ठीक है अंकित, अब जरा अभिषेक उपाध्याय के पास में चलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक, चंद्रबाबू नायडू और पीयूष गोयल के बीच मुलाकात हो रही है। नीतीश कुमार के साथ भी क्या इसी तरह की कोई बैठक शुरू हो गई होगी? कुछ और जानकारी आपके पास है, कुछ अपडेट? देखिए, जो अभी औपचारिक बैठक है जो चंद्रबाबू नायडू पीयूष गोयल के बीच होने की बात अभी सामने आई है, वो एक पहलू है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बैठकों का ये जो सिलसिला है, इससे जुड़े हुए जो मसले हैं, वो ऐसा नहीं है कि अभी कोई उसकी शुरुआत हो रही है। बैकडोर चैनल पर ये बातचीत चल रही थी, उसको फॉर्मलाइज करना है, तो फॉर्मलाइज करने के लिए बातचीत चल रही है अभी। और नीतीश कुमार की जहां तक बात है, उनसे भी बात चल रही है। अब उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर अभी सामने नहीं आ सका है, लेकिन और सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, बल्कि एनडीए में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा मिनिस्ट्रियल पोजीशन का, उसको लेकर के पूरा खांचा उसका तैयार हो रहा है। और उसमें जो एनडीए के अहम घटक दल हैं, जो एनडीए की जो ग्रुप मीटिंग होगी 7 तारीख को, जो उसमें शामिल होंगे उनके जो लीडर्स हैं, उनके लीडर्स के साथ में बीजेपी के जो नेता हैं वो संपर्क में हैं और ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी की तरफ से एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है 3 नेताओं की, जो कि घटक दल के बाकी नेताओं से बातचीत करेंगे। इसमें अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, यानी ये 3 नेता अधिकृत किए गए हैं सहयोगियों से बातचीत के लिए। बाकायदा
बीजेपी की एक टीम बनाई गई है कोऑर्डिनेशन के लिए। मुझे लगता है कि इसके पीछे अभिज्ञान एक खास वजह यह हो सकती है किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। बिल्कुल सही कहा अखिलेश, अभी तक तो कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं थी, एक साइड से फरमान जारी हो रहा था। अब हालात बदल गए हैं, यही तो बदलाव है इस चुनाव का। अब आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपका हमारा बहुत बड़ा लाभ है, अब खबरें निकल कर आएंगी, हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा था। जो आयरन कर्टन से सरकार ऑपरेट कर रही थी, वो आयरन कर्टन अब हट जाएगा। अब आपको बाकी लोग खबरें बताएंगे। कुछ निकल के आ रही है क्या, आनी शुरू हो गई क्या संदीप? बिल्कुल, खबर निकल कर आना शुरू हो गई। सूत्रों के हिसाब से प्रधानमंत्री को जब पहले सबने चुन के धन्यवाद दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही। पहली तो ये कि अब मिलकर काम करना है, दूसरा उन्होंने कहा कुछ अपप्रचार हुआ है, और तीसरी बात उन्होंने कही कि कुछ कमियां रही होंगी उसको हम ठीक करेंगे, यानी खबर आ गई। और इसके साथ ये बताया गया कि 7 जून को पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, उसके में नेता चुना जाएगा। उसके बाद एनडीए के तमाम सहयोगियों को बुलाया गया, 7 जून को 5 बजे बुलाया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाकर दावा किया जाएगा। ये खबरें आई हैं। अच्छा प्रकाश, एक बात बताइए, चूंकि नीतीश कुमार को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, आप लंबे अरसे से उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं, ऐसा क्या जादू में है या उनकी राजनीति की जो कला है, जो स्टाइल है, जब जब ऐसा लगता है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं और ताकतवर होकर उभर आते हैं? ये जेडीयू ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि आप मुझसे घृणा कर सकते हैं, आप मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जो इग्नोर उनको लोगों ने करने की कोशिश की 2019 में, और ये लोग चिल्ला कर थक गए कि भाई कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात तो दूर रखिए, बात करने को भी कोई तैयार नहीं होता था। तो ऐसे में अब कमेटी बनाई जा रही है, लोगों से बात करना जाहिर है। संजय झा और ललन सिंह, ये 2 ऐसे शख्स आपने देखा कि जो बैठक थी उसमें ये दोनों लोग मौजूद थे। आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार की पहुंच और पकड़। बिहार के इन सांसदों को कुछ बड़े प्रोफाइल मिलने वाले हैं लग रहा है। बिल्कुल, जिस लिहाज से है, संजय झा तो पहले से ही पुल बने हुए थे बीजेपी। और बीच में रोक रहा हूं आपको, ये देखिए एक तस्वीर भी सामने आ गई है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एनडीए के जो तमाम नेता हैं उनको आप देख सकते हैं, जो इस बैठक में पहुंचे थे और उसके बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी बीच में आपको नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा को देख सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, तमाम नेता, जीतन राम मांझी से लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं, यहां से आप देख पा रहे हैं तमाम लोग। अमित शाह आपको दिख रहे हैं, राजनाथ सिंह है यहाँ पर, जेपी नड्डा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद नजर आ रहे हैं यहाँ पर बीच में जो विक्ट्री साइन बनाते हुए दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके पीछे अनुप्रिया पटेल को आपने देखा, नीतीश कुमार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, तमाम नेताओं को देखिए यहाँ पर एक साथ नजर आए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम साथ साथ हैं। ललन सिंह को भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जयंत पाटिल दिख रहे हैं, चिराग पासवान है, एनडीए के तमाम सहयोगी दल के लोग भी इस बैठक में मौजूद थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा। और ये तस्वीर कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक बड़ा संदेश भी जा रहा है। ये लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है और यह बहुत जरूरी भी है कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि ये अब गठबंधन सरकार का दौर लौट आया है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से यह बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद जो कि निर्दलीय चुने गए थे नगीना लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने अपने सारे विकल्प फिलहाल खुले रखे हैं नई सरकार पर। यूपी से बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद अभी किसी तरफ नहीं गए हैं, ना इधर ना उधर, मतलब कहीं भी जा सकते हैं। अभी किसी गठबंधन को समर्थन नहीं, यह बात उनकी तरफ से कही गई है। अभिषेक उपाध्याय आप तक इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी किसी भी दल को, घटक दल को समर्थन देने का कोई फैसला किया नहीं है। मेरी उनसे बात भी हुई है और बड़ी अहम बात उन्होंने ये कही है कि दोनों ही घटक दलों से उनके लोग बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है, वो कमेटी बातचीत कर रही है और वो जल्दी ही फैसला लेंगे, लेकिन ये फैसला उनके एजेंडे के मुताबिक होगा, जो उनकी शर्तें मानने को तैयार होगा उसके मुताबिक होगा। और याद रखना होगा हमको ये भी, अखिलेश की चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सीट मांग रहे थे जो उनको नहीं दी गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वो उत्साहित होंगे कि उस खेमे की ओर चली ही जाएं। उनका सीधा सा कहना है कि उनके एजेंडे और उनकी शर्तों का जो पालन करेगा वो उधर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और बद्री जी, कुछ इसमें आप जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल छोटे में बोलिएगा सर, समय नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद का इमरजेंस जो हुआ है, अब वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, ये तो तय ही है लगभग, लेकिन उनके ऊपर भी डोरे डाले जाएंगे। और दलित पॉलिटिक्स, खुद कह रहे हैं कि मैं भी कहीं नहीं हूँ। हाँ, कहीं नहीं है, इसका मतलब कि वो रास्ते खोल रहे हैं और उन रास्तों में कहीं भी वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई इस तरह का पोजीशनिंग होती नहीं है पॉलिटिक्स में। आप जानते हैं, संभावना, असीम संभावनाएं होती हैं।
तो चंद्रशेखर आज़ाद की, लेकिन एक जो नई राजनीति उनको खड़ी करनी है उसके लिए उन्हें सोचना होगा कि कहाँ रहें, किसके तरफ रहें। चलिए